नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का टेस्ट होने वाला है। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है, तो आप लोग इसको देखिए। 25 क्वेश्चन है। बाकी मैं बता दूं, कल मॉर्निंग में, कल सुबह आ जाएगा करंट अफेयर का टेस्ट आने वाला है। तो उसमें टेस्ट का मतलब क्या, करंट अफेयर की वीडियो आएगी। वीकली करंट अफेयर की मैंने बात की थी, साप्ताहिक करंट अफेयर की, जिसमें हम 1 से 7 जून के से शुरुआत करेंगे। तो 1 से 7 जून के बीच के करंट अफेयर की वीडियो कल सुबह आ जाएगी, तो उसको देखेंगे। उसके बाद हम उसी तरीके से जल्द ये पूरा जून का जो महीना है, इसको हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर जैसे ही हफ्ता ख़त्म होगा, नई वीडियो आ जाएगी। तो ये आज का टेस्ट दीजिए। बाकी आने वाले समय में 50 क्वेश्चन जो हैं वो यूपी स्पेशल के भी होने वाले हैं, आप लोग उसको देखिए। बाकी इतिहास वगैरह जो चल रही है वो कंटिन्यू है ही। बाकी यूपी पीएससी को लेकर के, या यूपी पीएससी का जो मैंने टेस्ट डाला था उसको भी आप देखिएगा। पीसीएस का 2021 का जो मॉडल पेपर था उसको मैं डाला था, आप लोग उस वीडियो को देखिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का संग्रह उसमें किया गया था। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो इकोनॉमिक्स का टेस्ट है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो लाइव चैट में उत्तर दीजिए। बाद में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। और बाकी आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत कुछ आपके लायक है, आप देखिए, उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आइए देखिए, कह सकते हैं कंप्लीट जीएस का पैकेज है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, आपको सब कुछ मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लीड बैंक योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। तो लीड बैंक योजना की जब बात की जाएगी, तो हम देखेंगे तो ये 1969 की है। दूसरा, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो जब हम बात नाबार्ड की करेंगे तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1982 में। तो याद रखिएगा, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है, तो कौन सी? बताइए। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में जब हम देखेंगे तो ये गैर मौद्रीकृत उपभोग है। ये है मतलब आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करिए जो ऑनलाइन ना हो, या जिसकी कोई रसीद, पक्की रसीद वगैरह आपको ना मिलती हो। या मान लीजिए जैसे आप होता है गांव वगैरह में अनाज दे करके जब उसका आदान प्रदान किया जाता है, तो उसमें कह सकते हैं कि वो गैर मौद्रीकृत उपभोग जो होता है उसको हम इसमें शामिल नहीं हो पाता है। इस वजह से राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या है। बाकी जैसे मान लीजिए किसी ने क्या किया कि आज होता नहीं कि आप लोग देखते हैं कि रिकॉर्ड इतने टन, मान लीजिए 100 टन का जो होता है आंकड़ा से गवर्नमेंट जारी करती है कि 100 टन जो है इस बार प्रोडक्शन हुआ। तो 100 टन की जब आप प्रोडक्शन जब आपकी बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, होता इससे ज़्यादा ही है। क्यों ज़्यादा होता है वो मैं बता दूं कि उसमें जैसे आप जान रहे हैं कि मान लीजिए कोई किसान 20 या मान लीजिए 10 कुंटल उसने पैदावार की, तो उसमें से वो क्या करता है, 2 कुंटल जो होता है वो अपने खाने के लिए रख लेता है, 8 बेच देता है। और 8 का ही क्या होता है कि वही जो होता है गणना की जाती है इधर 100 टन में ही। बाकी के जो 2 टन होता है वो गैर मौद्रीकृत उपभोग के अंतर्गत आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना में वो समस्याएं होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग इसको डीप में पढ़िएगा तो और भी जानकारी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो डी सही है, गैर मौद्रीकृत उपभोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो किया था वीके राव ने। वीके राव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। गिनी गुणांक माप है किसकी? तो हम गिनी गुणांक को देखेंगे, इससे पहले मैं इसका क्वेश्चन बना चुका हूँ। तो ये आय वितरण की असमानताओं का ये माप होता है। तो एक होता है, एक होता नहीं, कहते हैं कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। तो इनके बीच में जो गैपिंग दिखती है, यही
ये मान लीजिए ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, तो ये इनकी आय में और वृद्धि होती चली जाएगी, ये और सिकुड़ते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि इन जो ये बीच की जो असमानता है, इसी को हम बोलते हैं गिनी गुणांक से इसकी माप की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ए सही हो जाएगा, आय वितरण की असमानता। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं, मान लीजिए किसी राष्ट्र की, मतलब किसी की जो आप जान रहे हैं कि मान लीजिए 100 रुपये की कमाई है, किसी राष्ट्र की मान लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपये उसकी कमाई है, तो उसमें से मान लीजिए रहते कितने लोग हैं, 10 लोग रहते हैं। तो जो प्रति व्यक्ति आय, मतलब सबको बराबर भाग में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 रुपये हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय 10 रुपये हो गई। लेकिन चूँकि बात की जा रही है सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो रही है, ये जो आय है ये वास्तविक आय नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए जो प्रति व्यक्ति आय है, तो क्या ये पूरा सभी की 1 लाख रुपए वास्तविक आय है? ऐसा नहीं, किसी की आय होगी 10,000 रुपये, किसी की होगी 20,000 रुपये, किसी की होगी 80,000 रुपये, किसी की होगी 1 लाख रुपये, किसी की होगी 10 लाख रुपये, किसी की होगी 20 लाख रुपये, किसी की 50 लाख होगी, 1 करोड़ भी लोगों की होगी, हो सकता है 10 करोड़ लोगों की भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सबका जब एवरेज निकाला जाता है तब हमें प्रति व्यक्ति आय मिलती है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक जो मैंने बताया आपको 10 लाख, 20 लाख, 10,000, 15,000, 30,000, 50,000, 60,000, ये वास्तविक है। तो ये पता नहीं चलेगी आपको। अगर जो राष्ट्रीय आय से अगर आप भाग दे देंगे जनसंख्या का, तो आपको वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ना मिल करके सिर्फ प्रति व्यक्ति आय मिलती है, जिसके हिसाब से हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति आय अगर जो होता तो सही होता, वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना और लोगों का सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं, बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति तो गवर्नमेंट लेकर के आती है, तो कोई स्कीम वगैरह लेकर के आए, वो वेलफेयर योजना, इससे कोई स्कीम वगैरह आ जाए, मान लीजिए जैसे कोई भी स्कीम आए जिसको लेकर के, तो उसमें उद्देश्य ये होता है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है उसको बढ़ाया जाए। मतलब जो नीतियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं वो लोगों को लेकर के बनाई जाएं और सामाजिक न्याय दिलाना जा सके, जो असमानता उसको दूर किया जा सके। तो इसी तरीके से जैसे होता है कि जैसे मनरेगा ला दिया गया, मनरेगा आया, मान लीजिए उज्ज्वला गैस योजना, इस तरह की जो योजनाएं आती हैं ये होती, जो सोशल वेलफेयर स्कीम जो वगैरह जो होती हैं, ये होती इसी लोगों के लिए सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से। तो सब राजकोषीय नीति के जरिए ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजकोषीय नीति के स्वर्णिम नियम के अनुसार सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निम्नलिखित में से किसके लिए वित्तीय हेतु ऋण लें। तो यहाँ पर देखिए गैपिंग है, तो इसको आप याद रखिए। सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित में किसके लिए वित्तीय हेतु ऋण लें। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही हो जाएगा, निवेश। क्योंकि गवर्नमेंट जब कहीं से क्या करेगी, मान लीजिए गवर्नमेंट किसी बैंक से या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लोन लेगी या कुछ ऋण वगैरह जब लेती है, तो वो क्या करेगी, उसको जब कहीं निवेश करेगी तो कोई फैक्ट्री वगैरह मान लीजिए लगाई, कोई ऐसी योजना आई, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, सड़कों के निर्माण को लेकर के ये सब चीज़ें होता है। जब निवेश करेंगे तो क्या होगा, निवेश करेंगे
तो उसमें रोज़गार वगैरह भी बढ़ेगा। मान लीजिए कोई फैक्ट्री वगैरह लगा दी गई या कोई ऐसा उद्यम की स्थापना की जा रही है, ऐसा कुछ किया जाता है तो उद्योग वगैरह बढ़ेंगे, तो कह सकते हैं लोगों के कल्याण को लेकर के ही हो रहा है। सड़कें वगैरह बन रही तो लोगों को सड़कों से उनकी सुविधा वगैरह भी हो रही है। कह सकते हैं कि परिवहन की व्यवस्था ढंग से हो जाएगी तो बिजनेस वगैरह जो लोग कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे यातायात को लेकर के, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये सब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कई ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये लोगों मतलब सरकार से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वो जो लोन वगैरह ले तो उससे निवेश को लेकर के लोन लिया जाए। बाकी के नहीं कि आप पुराने ऋण चुका रहे हैं, चालू खाता वे कर के ले के, इससे आपको कह सकते हैं स्वर्णिम नियम के अनुसार ऐसा नहीं है। उसके अनुसार आपको निवेश करना चाहिए। कभी जान ही रहे आप, सीधी बात है, निवेश करेंगे तभी तो रोजगार वगैरह सृजित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो डी सही हो जाएगा, निवेश। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है, तो किसकी अनुशंसा पर? तो वित्त आयोग जैसे होता नहीं, आप जानने होंगे कई सारे ऐसे टैक्स वगैरह जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जो केंद्र सरकार उनको लेती है लेकिन बाद में राज्यों को वितरित कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो राज्यों को गैर योजना अनुदान, मतलब आप उनको पैसा दीजिए, फिर वो अपने हिसाब से कोई राज्य स्तरीय योजना वगैरह लगाना है या ऐसे लेकर के आना है, इसको लेकर के तो अपने स्तर पे वो उसको खर्च करेंगे। तो गैर योजना अनुदान को लेकर के किसकी अनुशंसा पर होता है? तो वित्त आयोग की अनुशंसा पर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही हो जाएगा, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? तो अब जान लें, जैसे अब बजट वगैरह आने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले आप देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा आती है और परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। वो पढ़ते नहीं पर आर्थिक समीक्षा वगैरह, आर्थिक सर्वेक्षण आ जाता है तो उसमें आप पढ़ते हैं। तो ये जो जारी किया जाता है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो सी सही हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण है? देखिए, करारोपण जैसे कोई टैक्स वगैरह ऐसा कुछ लगाना है तो मान लीजिए जैसे कोई टैक्स ऐसा कोई लगा दिया जाए, कोई कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो ये वाला भी सही हो गया, चलिए ठीक है। सार्वजनिक व पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही तो कोई ऐसा पैसा वगैरह खर्च किया जा रहा है तो ठीक है, ये भी सही है। सार्वजनिक ऋण वगैरह लिया जा रहा है, कहीं मैंने अभी पहले ही बताया कि कोई ऋण वगैरह ले करके, कहीं से ऋण वगैरह ले करके सार्वजनिक रूप से उसको व्यय किया जाए तो ऋण वगैरह ले रहे हैं तो वो भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इसका ऑप्शन से हो जाएगा, 12 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। जीएनपी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आखिर जीएनपी और कैसे परिभाषित करेंगे। अब बता दूं कि जो जीडीपी होता है वो मान लीजिए भारत की भौगोलिक सीमा है, इसके अंतर्गत जितने भी प्रोडक्शन वगैरह होगा वो सब उसको हम जीडीपी में रखते हैं। वो क्या होगा? जीडीपी हो जाएगा, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। इसमें कोई जो विदेशी रह रहा है, भारत में पैसा कमा रहा है, उसको हम जीडीपी में रखते हैं। लेकिन जब मान लीजिए बगल के देश में या अगल बगल, मान लीजिए इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है और इधर तो आप देखेंगे तो खाड़ी देश वगैरह दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जब बात की जाएगी तो जो भारत में रहने वाले लोग हैं, भारत में जो भी लोग विदेश के रहने वाले लोग हैं, उनको जो
माइनस कर देंगे, उनके मतलब उनके द्वारा जो भी आय वगैरह हो रही है उनको माइनस कर देंगे, और विदेशों में जो भारत के लोग रह रहे हैं उनको इसमें जोड़ दिया जाएगा, उनसे जो आय हो रही है। तो उससे क्या बोलते हैं, वो जीएनपी बोला जाता है। तो जीएनपी हो जाएगा। जीएनपी में भी जब आप देखेंगे तो एनएनपी की जब बात की जाएगी, मान लीजिए जैसे कोई कंपनी लगी हुई, फैक्ट्री लगी हुई, वो उत्पादन कर रही है, तो उससे उत्पादन में क्या हो रहा है, उसमें कुछ फैक्ट्रियों में मशीनें वगैरह जो लगी होंगी, तो मशीनें जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में से पेट्रोल तो लगता नहीं, सर्विसिंग वगैरह होती है, कल पुर्जे वगैरह उसके सब बेकार भी होते हैं, चेंज भी होते रहते हैं, तो वो उसका एक मूल्यह्रास है। तो जब हम जीएनपी एनएनपी की बात करते हैं तो एनएनपी में क्या करते हैं, जो जीएनपी होता है इसमें से जब मूल्यह्रास घटा देते हैं तो हमें एनएनपी मिल जाता है। एनएनपी में जब हम मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो जीएनपी मिल जाएगा। तो जीएनपी को परिभाषित करना है तो जो एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या हम करेंगे, मूल्यह्रास वगैरह जो हो रहा है उसको हम घटा देंगे, तो एनएनपी वो प्लस मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो जीएनपी मिल जाएगा। जीएनपी में से जब मूल्यह्रास को हम घटा देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। तो जब हम जीएनपी को परिभाषित करने की बात की जा रही तो एनएनपी प्लस मूल्यह्रास यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो डी सही है। बाकी आप इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप लोग इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही हो जाएगा। 14 की तरफ आएंगे, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है क्या? तो हम बात राष्ट्रीय आय की करें तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या होगा, तो विभिन्न आयों के योग से। तो मतलब मान लीजिए कुछ यहीं से कुछ यहाँ से पैसा मिल रहा है, कुछ यहाँ से मिल रहा है, कुछ यहाँ से मिल रहा है, तो इनको सबको जोड़ दीजिए किसी देश में, तो ये अलग अलग उद्योग वगैरह अलग अलग जगहों जो पैसा मिल आ रहा है, मतलब कि जो, तो उसमें विभिन्न आयों का जो योग है वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। 14 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 15 की तरफ आएंगे, जीडीपी से जीएनपी कम होगा यदि, बताइए कैसे? तो ये देखते हैं, जीडीपी से जीएनपी कम होगा। मान लीजिए मैंने बताया कि जीडीपी में मतलब किसी देश में भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, मान लीजिए ये इंडिया है, तो इसमें जितना भी प्रोडक्शन वगैरह हो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जीडीपी बोलेंगे। तो इसमें लेकिन क्या होता है कि ये जीडीपी है, लेकिन जब जीएनपी की बात की जाती है तो जीएनपी में क्या होता है कि यहाँ पर जो विदेशी रह रहे हैं, मतलब इंडिया में जो विदेशी रह रहे हैं उनको हम माइनस कर देंगे, और जो विदेशों में विदेशी का मतलब विदेशी जो उनसे आय वगैरह हो रही है उसको माइनस कर देंगे, और जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं उनको इसमें जोड़ देंगे। तो जब जीडीपी से जीएनपी कम कब होगी, जब विदेशों में भारत की आय वगैरह जो है वो शुद्ध आय जो है वो ऋणात्मक, मतलब भारत में यहाँ पे विदेशी तो खूब पैसा भारत में कमा रहे हैं, लेकिन भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो पैसा जब ना कमा पाएँ तो उसको क्या हम कहेंगे कि वो क्या होगा कि उसकी कम हो जाएगा। जीडीपी से जीएनपी क्या होगी, कम होगी। अर्थात जब हम जीडीपी मतलब भारत के अंदर तो खूब प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जब बात जीएनपी की जाएगी तो ये यहाँ पर विदेशी कंपनियां वगैरह यहाँ पर लगी हुई पैसा कमाती, पैसा कमा करके जिस देश की उस देश में लेकर के चली जाती। लेकिन भारत जब विदेशों में ऐसा नहीं कर पा रहा है, वहाँ की फैक्ट्रियाँ वगैरह विदेशों में नहीं लगी, वहाँ के जो लोग हैं वो पैसा उतना नहीं कमा पा रहे हैं, तो क्या होगा कि सीधी बात है कम होगी। तो ऐसा होगा कब, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है। मतलब अगर जो ये जाने वाला, मतलब कि विदेशों से पैसा जो है वो आप चला तो जा रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, ऋणात्मक जो आ रहा है उसको समझ लीजिए, आप समझने के तौर पे उसको आप समझ लीजिए कि वो जीएनपी, और जो जा रहा है वो जीडीपी है। मतलब जो विदेशों भारत में रह रहे हैं लोग, उनकी हम बात करें, जो विदेशी लोग भारत में रहे उनका पैसा जो जा रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय ऋणात्मक है, तो वो जीडीपी से जीएनपी कम होगी। लेकिन अगर जो अधिक है तो इसका मतलब है कि वो धनात्मक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। 15 का तो सही होगा, 16 की तरफ आएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है कौन? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। 16 का जो है वो डी सही। 17 की तरफ आएंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। नाइनटीन 51 में की गई थी। 18 की तरफ आएंगे, कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है?
देखिए हम बताते हैं ना कि भाई अभी हम देख रहे थे, पीछे मैंने बताया था कि जैसे कृषि में कितना प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, मीट्रिक टन वगैरह में काउंट करते हैं, तो कितना उत्पादन हुआ उसी से तो हम गणना करते हैं। तो आय की गणना के लिए हम क्या करते हैं, उत्पादन विधि का हम सहारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की जब बात की जाएगी तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो 20 है। 20 की तरफ आएंगे, केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिए। अप्रैल 1987 से। 21 की तरफ आएंगे, आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दीजिए। तो जब आर एन मल्होत्रा समिति की जब बात की जाएगी तो इसका सही हो जाएगा, मल्होत्रा समिति जो थी वो बीमा क्षेत्र से थी। 21 का जो है वो ए सही हो जाएगा, बीमा क्षेत्र। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट किसका नाम बताइए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, क्योंकि आप जानते नहीं कि जैसे कभी आता है जब अमेरिका में कुछ ऐसी घोषणा कर दी जाए या मान लीजिए कोई वहाँ के लोगों के से लेकर के कुछ ऐसी बात की जाए तो देखते नहीं वॉल स्ट्रीट आप पढ़ते होंगे कि वॉल स्ट्रीट धड़ाम हो गया या गिर गया, तो ऐसी बातें आती। तो न्यूयॉर्क का वो एक स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर भी देखते होंगे तो ऐसे होता नहीं कि ऐसे तिजड़िया मंदड़िया वगैरह पड़े होंगे, जैसे होता नहीं कि मतलब सेंसेक्स निफ्टी ये सब कभी चढ़ जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं। तो इसको मैं एक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जरिए हम आपको बताएंगे क्या कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। तो वॉल स्ट्रीट जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, तो इसको आप याद रखें। जैसे यहाँ पे इसे BSc पढ़ते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे वहाँ पर भी है तो उसका नाम है, जैसे यहाँ पे दलाल स्ट्रीट बोलते हैं उसको जो मुंबई में है, उसी तरह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को वॉल स्ट्रीट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे, अगर RBI 1% बैंक दर घटा देता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। जैसे मान ले कहें आपसे कि आपके पास 100 रुपये है, आपने बैंक से लोन लिया या कुछ भी लिया है, 100 रुपये आपके पास हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, मान लीजिए आपको 12% के रेट पे आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है, आपने बैंक से लोन ले रखा है, 100 रुपये का लिया है जो भी लिया है वो अगर जो 12% के रेट पे पड़ा है, लेकिन अभी हम कहें कि आपको हर जगह 12% के रेट से पड़ा, लेकिन अगर जो ये आपको पता हो कि कहीं से 11% के रेट में मिल जाए लोन वगैरह, तो लोन लोग क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। लोग 12% की अपेक्षा में 11% जब हो जाएगा तो लोग ज़्यादा लेंगे। तो जब बैंक दर वगैरह घटती है, RBI अगर जब अपनी बैंक दर घटाता है तो क्या होता है कि लोग लोन वगैरह ज़्यादा लेते हैं और बैंक के पास नकदी ज़्यादा होती है। तो बैंक के पास जब नकदी ज़्यादा होगी तो वो अधिक लोन बांटेंगे, जब अधिक लोन बांटेंगे तो लोगों के व्यापार में अर्थात बाजार में क्या होगी, नकदी की अधिकता हो जाएगी। जब बैंक रेट घटता है तो बाजार में नकदी की अधिकता हो जाती है, क्योंकि अब चूंकि हम बात बैंक की कर रहे हैं तो बैंक की जब पास जब नकदी ज़्यादा होगी तो वो लोन भी खूब बांटेंगे। इसमें आप देख लीजिए इंटरेस्ट रेट देखिए कितना ज़्यादा गिरता चला जा रहा है। तो क्योंकि आप देखें जैसे मान लीजिए हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, FD वगैरह की बात करें, 4% से 6% के बीच में मिल रहा है, क्योंकि बैंक के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो उसको कहाँ पे लेके जाएं, किसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ दें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बैंक से कोई लोन ले नहीं रहा, इसलिए क्या FD के रेट घटा दिए जाते हैं। और इसी तरीके की अब इसीलिए क्या करते हैं बैंक अपने भी देखेंगे तो उनकी जो होती है परसेंटेज इंटरेस्ट वगैरह वो भी वो घटा देते हैं। तो क्या होता है ताकि बाज़ार में नकदी की अधिकता हो सके। तो जब RBI अपना बैंक रेट घटाता है तो बैंकों के पास नकदी बढ़ती है, जब नकदी बढ़ती है तो क्या करते हैं बैंक खूब तेज़ी से लोन देते हैं। जब खूब लोन देंगे तो लोन जब मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो उससे अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं उछाल देखने को मिलता है। लोग जब आपके पास 100 रुपये होंगे तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे 100 रुपये रख के तो कहीं कुछ करेंगे नहीं, कुछ कहीं कुछ खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, तो वो पैसा मार्केट में ही आ जाएगा। तो अर्थात बाजार में नकदी की अधिकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे, किस घटन से भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? घटक होना चाहिए, किस घटक ने?
तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखते हैं आखिर किस में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या शब्दावली क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस समय जैसे अब हम बात करें $1 बराबर, थोड़ा ये वीडियो लंबा हुआ जा रहा है तो समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए जैसे हम बात करें $1 बराबर, मान लीजिए इसमें 75 रुपये का रेट चल रहा है। तो अगर जब इसको हम कर दें कि आज से $1 बराबर 80 रुपये, तो आप क्या करेंगे कि 80 रुपये होगा, तो आप अगर जो भारत से कोई चीज़ विदेश भेजेंगे तो आपको एक्सचेंज कराएंगे तो 80 रुपये देने पड़ेंगे $1 के लिए। लेकिन जब हम कोई अमेरिकी होगा वो 75 रुपये उसको पहले मिलता, अब उसको मिलेंगे कितने, 80 रुपये मिलेंगे। तो 80 रुपये जब उसको मिलने लगेंगे तो इसको बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। जब अर्थात जो एक्सचेंज रेट है उससे जब अपनी मुद्रा को गिरा दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि वो जब अपनी करेंसी जब गिरा दी जाएगी तो क्या होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। अर्थात कोई अमेरिकी इन्वेस्ट करना चाहता है तो भारत में अब उसको पहले 75 रुपये मिल रहे थे, अब उसको 80 रुपये मिलेंगे। उसके पास भी पैसा ज़्यादा होगा क्योंकि भारत में इन्वेस्ट करेगा तो लेके तो डॉलर ही आएगा ना, लेकिन उसको जब यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कराएगा तो 75 रुपये में पहले उसको 75 रुपये मिलते, अब उसको 80 रुपये मिलेंगे। उतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ी नहीं यहाँ पे रुपये, लेकिन उसको ज़्यादा मिल गए। तो वो पहले 75 रुपये में उसको जो चीज़ें खरीदता था अब उसमें 80 रुपये में और उसको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि रुपये का अवमूल्यन जब किया जाता है तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। जो इस देखे होंगे मुद्रा का अवमूल्यन चाइना वगैरह कई बार कर चुके हैं, भारत में भी किया जा चुका है। तो जब मुद्रा का अवमूल्यन अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के जो मार्केट है उस पर जब एक्सचेंज रेट जो चल रहा है उससे जब अपनी मुद्रा को उसके रेट में गिरा दिया जाता है तो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। क्योंकि जब कोई विदेश से जब कोई पैसा लेकर के आएगा तो विदेशी मुद्रा भंडार अर्थात वो डॉलर वगैरह, येन वगैरह या मान लीजिए पाउंड वगैरह जो भी लेकर के आएगा तो ऐसे ही लेकर के आएगा। 25 का जो है वो ए सही हो जाएगा, 24 का ए सही हो जाएगा। 25 की तरफ आएंगे, परिवहन एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है किसमें, तो परिवहन एवं स्वास्थ्य सेवाओं को हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं, जान रहे हैं आप। तो ये काफ़ी पेट क्वेश्चन है, आप जान ही नहीं, लगभग आता रहता है इस तरह के प्रश्न। तो 25 का जो है वो सेवा क्षेत्र जितने हैं वो सब इसमें आते हैं। तो 25 का जो है वो सी सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। तो आज का टेस्ट तो यहीं पर ख़त्म हुआ, मिलेंगे कल के वीडियो में। कल जो मैंने बताया कल का जो वीडियो आने वाला है वो होने वाला है साप्ताहिक करंट अफेयर। तो साप्ताहिक करंट अफेयर आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है साप्ताहिक करंट अफेयर का, उसको भी हम लेकर के आएंगे। बाकी में मैंने बताया है कि एशियंट हिस्ट्री वगैरह जो चल रही है उसके वीडियोज़ वगैरह आते रहेंगे। बाकी मैं बता दूँ कि एक वीडियो मैं बनाऊँगा इकोनॉमिक्स का, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना के ऊपर बना दें एक वीडियो। तो 5 ईयर प्लान के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, काफ़ी अच्छा वीडियो वो भी होने वाला है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो 27 मिनट के आसपास हो रहा है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।